हेलो एवरीवन। आई दृष्टि की जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है उसमें ये पार्ट 3 रहने वाला है। इसमें हम लोग नेशनल अफेयर्स को कवर करेंगे। इससे पहले हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर जो वन लाइनर है उसको भी कवर किया हुआ है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ से हम लोग पार्ट 3 नेशनल अफेयर्स को शुरू करते हैं, ठीक है। जो पहला इसमें न्यूज़ है वो है सेमिकॉन इंडिया 2024। तो ये सेमिकॉन इंडिया कहाँ पे हुआ है पहले आपको जानना है। तो ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है, उत्तर प्रदेश में। तो ये पहला आपका पॉइंट हो जाएगा। दूसरी बात इसमें ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, ठीक है। देन इसकी जो थीम है आपको ये जानना है यहाँ पे, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ठीक है। तो ये सेमीकॉन इंडिया मतलब ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, तो इसकी थीम आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट सिंगल इवेंट था फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन साउथ एशिया। देन अभी रिसेंटली महाराष्ट्र ने रिसेंटली अप्रूव किया है चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, और ये अडानी ग्रुप और इज़राइल बेस्ड कंपनी है टावर सेमीकंडक्टर, तो उनके बीच में ये प्रोजेक्ट होने वाला है। और कहाँ पे होने वाला है, ये महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। तो अभी इसको मंजूरी नहीं मिली है, येट टू अप्रूव है ये सेंटर के द्वारा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे हो रहा है, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके बाद कुछ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। ये 76,000 करोड़ की ये टोटल आउटले है इसका। और इसमें हम लोग को ये जानना है कि स्कीम द फॉलोइंग स्कीम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर द सेमिकॉन इंडिया। तो जो सेमिकॉन इंडिया के अंडर में कौन कौन सी स्कीम्स चालू हुई हैं ये हम लोग को देखना चाहिए। सेमीकंडक्टर फैब्स एंड डिस्प्ले फैब्स, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कंपनीज, कंपाउंड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक सेंसर्स इंक्लूडिंग एमईएम्स, और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है। तो ये कुछ स्कीम्स जो हैं वो सेमिकॉन इंडिया के अंडर में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसके अलावा यूएसए ने इंडिया के साथ एक नया पार्टनरशिप किया है फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो इसमें क्या है, ये यूएसए का एक एक्ट है, चिप्स एक्ट ऑफ 2022, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये चिप्स एक्ट जो है ये यूएस का है। तो इसके अंदर में यूएस डिपार्टमेंट विल ऑफ स्टेट विल पार्टनर विद इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो एंड डाइवर्सिफाई द ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये इंडिया और यूएस के बीच में है, और अगर आप ये चिप्स एक्ट पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि यूएस का है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसमें आ जाते हैं। कैबिनेट ने 7 नए स्कीम्स अभी अप्रूव किए हैं फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो ये 7 नए स्कीम्स कौन कौन से, हमें बस इतना ही देखना है। ये है, पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ठीक है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो है इसमें दो इसके फाउंडेशनल पिलर्स हैं, एक है एग्री स्टैक और एक है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो एग्री स्टैक में फार्मर्स की रजिस्ट्री, विलेज का लैंड का मैप होगा, पूरी रजिस्ट्री रहेगी, और जो क्रॉप आपने सो किया है उसकी भी रजिस्ट्री रहेगी। और जो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में जो उसका पूरा जियो स्पेशियल डेटा, ड्रॉट फ्लड मॉनिटरिंग, वेदर सेटेलाइट डेटा, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी का डेटा, और जो क्रॉप यील्ड और इंश्योरेंस का भी मॉडलिंग का उसमें रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इस पूरे प्रोग्राम में एक फार्मर्स को एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन मिलेगा जो कि फार्मर आईडी है, जैसे कि आधार कार्ड होता है वैसे ही फार्मर्स आईडी मिलेगा। और इसमें वो उन्होंने उनके लैंड का पूरा ब्यौरा रहेगा, उन्होंने कौन सी उपज कौन सा मतलब फसल उसमें बोई है, कौन सा उनको फाइनेंशियल लोन लेना है या ज़रूरत है, ये सब चीज़ों का उसमें पूरा ब्यौरा रहेगा। दूसरी जो स्कीम है वो है क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो आपको बस इसमें नाम देखते चले जाना है, स्ट्रेंथनिंग द एग्रीकल्चर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस, ठीक है। तो ये थर्ड हो गया। इसमें देखिए, इसमें ये है कि दिस इनिशिएटिव एम्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चरल एजुकेशन, और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 की, तो उसके ही अंतर्गत ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो एग्रीकल्चर एजुकेशन को भी इम्प्रूव करना है, यही इसका मेन एम है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा और रिमोट सेंसिंग का भी यूज़ करना है, मतलब इन टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ करना है, और इसी को हम लोग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देन जो चौथा स्कीम है सस्टेनेबल लाइव स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन, तो इसमें लाइव स्टॉक्स के रिलेटेड होगा, यानी एनिमल की हेल्थ मैनेजमेंट, वेटनरी एजुकेशन, डेयरी प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, एनिमल न्यूट्रिशन। तो आपको बस नाम याद रखना है। और इसमें जो पाँचवा स्कीम है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो इसके लिए 1129 करोड़ है। तो आपको ये आउटले आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको बस नाम याद रखना है कि कौन कौन से स्कीम्स इसके अंतर्गत लागू हुए हैं, स्टार्ट हुए हैं, ठीक है।
देन इसमें क्या क्या है, टॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टेम्परेट के हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, रूट ट्यूबर बुल्बस एंड एरिड क्रॉप्स, ठीक है, वेजिटेबल फ्लोरिकल्चर, मशरूम क्रॉप्स, प्लांटेशन, स्पाइसेस, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स। तो इन सारे प्लांट्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और इन सारे चीज़ों पे ध्यान देकर फार्मर्स की जो इनकम है उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। देन है स्ट्रेंथनिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र का भी इसमें है, तो इसको KVKs कहते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च, एजुकेशन और एक्सटेंशन सर्विसेज की बात होती है। देन है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, और इसमें क्या है, इट इज़ अ सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू मीट द करेंट नीड्स वाइल इंश्योरिंग फ्यूचर जनरेशन कैन मीट देयर ओन नीड्स, ठीक है। तो ये आपको 7 स्कीम याद रखने हैं। कौन कौन सी है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ठीक है, दूसरा है क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस, सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र, और जो यहाँ पे 7वां है वो है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो इतनी चीज़ें थी, आपको याद रखना है। ये कुछ स्कीम्स जो हैं ये अभी अप्रूव हुए हैं, ठीक है। देन वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर आपको सबसे पहली चीज़ याद रखनी है, ये कौन सी जो हाई लेवल कमेटी बैठी थी, वो थी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की, ठीक है। और ये सितंबर 2023 में ये जो कमेटी थी उसका गठन हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एज़ पर द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन विल अकर इन 2 फेजेस। किस तरह से होगा, पहला अलाइनिंग द लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस, एंड सेकंड होल्डिंग लोकल बॉडी इलेक्शन विद इन 100 डेज ऑफ द फर्स्ट फेज, ठीक है। तो इसमें साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब सिंपली ये होता है कि जो लोकसभा का इलेक्शन होता है और जो स्टेट का जो इलेक्शन होता है उसको एक साथ कराने का ये पूरा मतलब इसमें देखा जाएगा कि किस तरह से हम पूरा एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है काफ़ी लेंदी होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है और काफ़ी इसमें रिसोर्सेज भी खर्चा होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको अगर हम एक साथ ही करा दें, सारे स्टेट का भी और पूरे इंडिया का भी साथ में करा दें, तो इससे काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इसी के ऊपर रामनाथ कोविंद जी की जो कमेटी बैठी थी, ठीक है। और ये जो कमेटी है इसने अभी रिपोर्ट सबमिट कर दी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, यानी द्रौपदी मुर्मू जी को, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ मेंबर्स का नाम दिया हुआ है, लेकिन आपको ये अभी इसमें इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन और कमिटीज़ के बारे में पहले देख लेते हैं। इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम 1951-52 टू 1967। तो पहले जो इलेक्शंस होते थे जब नेहरू गवर्नमेंट थी, तो 1951 से लेकर के 67 तक ये इलेक्शन साइमल्टेनियस ही होते थे, यानी नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन एक साथ होते थे, ठीक है। और इसमें देखिए लॉ कमीशन की 170th रिपोर्ट पे भी लिखा हुआ है, 1 इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 ईयर्स, ठीक है। तो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की 5 साल में एक साथ इलेक्शन कराना है। तो लॉ कमीशन की भी एक रिपोर्ट है, पार्लियामेंट्री कमेटी की भी 79th रिपोर्ट है। तो आप इसको मेंस में यूज़ कर सकते हैं, प्रीलिम्स में इतना यूज़ आपको नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपको ये आइडिया होना चाहिए। देन आता है PM स्वानिधि स्कीम। तो PM स्वानिधि स्कीम जो थी इसके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज एन इवेंट नेम एज उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, ठीक है, सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट इंस्पायरिंग एक्सेलेंस टू फैसिलिटेट बेस्ट परफॉर्मर्स अंडर द PM स्वानिधि। तो हमें मतलब PM स्वानिधि के अंदर जो बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स हैं उसका इसमें नाम याद रखना है। पहली बात आपको याद रखना है कि PM स्वानिधि जो स्कीम है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में, और इसका नाम भी आप याद रख लीजिएगा, परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रीट वेंडर एम्पावरमेंट अवार्ड है, ठीक है। ये प्रेज जो अवार्ड कहते हैं इसको, प्रेज अवार्ड, तो इसका ये फुल फॉर्म है, परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रीट वेंडर्स एम्पावरमेंट अवार्ड, ठीक है। तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं लोन परफॉर्मेंस में, ठीक है, लोन परफॉर्मेंस में, तो उसमें लार्ज स्टेट में पहले नंबर पे कौन है, मध्य प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश एंड पंजाब। स्मॉल स्टेट और यूटीज़ में पहले स्थान पे है लद्दाख। हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से पहले पे है असम। और स्पेशल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो ये महाराष्ट्र को मिला है, ठीक है। देन बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ लोन परफॉर्मेंस पे है, यहाँ पे इनोवेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस में है। यहाँ पे भी लार्ज स्टेट में किसका नाम है, मध्य प्रदेश का, ठीक है। देन यहाँ पे ULBs यानी अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो लोन परफॉर्मेंस है उसमें देखा जाएगा। तो जो मेगा और मिलियन प्लस सिटीज़ यानी जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है उसको मेगा और मिलियन प्लस सिटीज़ कहते हैं। उसमें जो पहले स्थान पे है वो है म्यूनिसिपल ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो ये ULBs की बात कर रहे हैं इसलिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नाम रहेगा, ठीक है।
और जो मेजर सिटीज़ हैं जिसकी पॉपुलेशन 1 से 10 लाख के बीच में है, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेट जो रैंक आई है वो है उज्जैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो आपको ये डेटा आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। आपको मोस्टली ये डेटा पता होना चाहिए, यानी बेस्ट परफॉर्मिंग लोन परफॉर्मेंस में और इनोवेशन में भी देखिए सेम ही है, और आपको यूएलबीज़ में भी फर्स्ट रैंक तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक और अवार्ड है बेस्ट परफॉर्मिंग यूएलबी अचीवमेंट इन स्वानिधि से समृद्धि। ठीक है, तो इसमें भी आप देखेंगे मेगा और मिलियन प्लस सिटीज़ यानी पॉपुलेशन जिनकी 10 लाख से ज़्यादा है, उसमें फर्स्ट रैंक पे वाराणसी का है यानी उत्तर प्रदेश का है। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि ये किस कैटेगरी में इसको मिला है। तो ये मिला है अचीवमेंट इन स्वानिधि से समृद्धि बेस्ट परफॉर्मिंग यूएलबी। और 1 से 10 लाख के बीच में किसका है, पहले स्थान पे झांसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश। तो ये सिंस दोनों उत्तर प्रदेश के हैं स्टेट, तो ये आपको दोनों आइडिया होना चाहिए कि इन दोनों के नाम तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, देन इसमें है सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम यानी स्पार्क अवार्ड। तो ये स्पार्क अवार्ड जो मिलता है इसमें जो ओवरऑल कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो रैंक 1 पे है केरला, रैंक 2 पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिग स्टेट्स में, और नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स में है हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। और यूएलबीज़ में कौन कौन से आते हैं देखिए, मिलियन प्लस सिटीज़ के में यानी 10 लाख से ज़्यादा में जयपुर है, और 3 से 10 लाख में बिलासपुर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप ये नोट भी कर सकते हैं। आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए 1 से 3 लाख के बीच में किसका है, रायगढ़ का। ठीक है, तो ये रायगढ़, तो ये मैंने आपको बस फर्स्ट रैंक के बारे में अभी बता दिया है। सेकंड और थर्ड रैंक के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश का रैंक तो आपको मालूम होगा सेकंड है। ठीक है, देन नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। स्वच्छता ही सेवा 2020 कैंपेन लगा था, और इसकी जो थीम थी आपको बस इतना ही रखना है, याद रखना है, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। ठीक है, तो इसके अलावा उसमें कुछ खास नहीं है जो कि आपको ऐसा याद रखना हो। आपको ये देखना है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अटेंडेड द सफाई मित्र सम्मेलन इन उज्जैन। तो ये सफाई मित्र सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, उज्जैन मध्य प्रदेश में। तो ये इम्पोर्टेंट है, और ठीक है, बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन। तो ये कैंपेन्स जो होते हैं इसमें बहुत छोटे लेवल पे होता है, तो इसको बस आपको बस एक नज़र से देखते चले जाना है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, तो ये पीएम आशा जो स्कीम है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए पीएम आशा जो स्कीम है ये क्या लिखा हुआ है इसमें, द गवर्नमेंट हैज़ कन्वर्ज द प्राइस सपोर्ट स्कीम एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम इन पीएम आशा। तो यहाँ पे दो स्कीम्स को पीएम आशा के अंडर में डाल दिया गया है। एक है आपका प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड और एक है प्राइस सपोर्ट सिस्टम स्कीम। ठीक है, तो इन दोनों को पीएम आशा के अंतर्गत इसको डाल दिया गया है। ठीक है, और जो पीएम आशा का देखिए फुल फॉर्म आपको पता ही होना चाहिए कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, द स्कीम इज़ टू प्रोवाइड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स। तो ये किसानों के लिए है, एंड टू कंट्रोल प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ फॉर कंज्यूमर्स। तो जो प्राइसेस में जो अचानक से जैसे कि प्याज हो गया या टमाटर हो गया जो उनके दाम बढ़ जाते हैं, तो इसको दाम को कैसे कंट्रोल करना है, वॉलेटिलिटी को कैसे कंट्रोल करेंगे ये लोग। गवर्नमेंट जो होगी वो मतलब किसानों से ही इसको ख़रीद लेगी और किसानों से ख़रीद करके वो कंज्यूमर्स को पहुँचा देगी। तो इस तरह से कुछ करना है। ठीक है, तो यही है प्राइस सपोर्ट स्कीम। तो इसमें देखिए प्राइस सपोर्ट स्कीम में इन पीएसएस फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस ऑयल सीड्स एंड कोपरा विल बी डन बाय सेंट्रल नोडल एजेंसीज विद प्रोएक्टिव रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे कि आपको पता है नाफेड होता है। ठीक है, नाफेड ये जो सेंट्रल नोडल एजेंसी है, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ये किसानों से फसल खरीद लेता है। तो इसमें ये प्राइस सपोर्ट स्कीम में कौन कौन से चीज़ों का प्रोक्योरमेंट होगा, पल्सेस, ऑयल सीड्स और कोपरा। ठीक है, तो आपको ये तीन चीज़ याद रखनी है, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल रहेगा। ठीक है, देन आता है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट। तो ये इसके 3 पिलर्स ऐसे मान सकते हैं आप कि पीएम आशा में 3 पिलर्स हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया प्राइस सपोर्ट, दूसरा हो गया प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट्स स्कीम, और पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। ठीक है, तो ये 3 स्कीम्स आती हैं पीएम आशा के अंतर्गत। तो प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम जो होती है इसमें इट इज़ प्रपोज टू कवर ऑल ऑयल सीड्स। तो याद रखिएगा सारे ऑयल सीड्स हैं जिसके ऊपर एमएसपी मिलती है। ठीक है, नोटिफाइड। देन ये वाली स्कीम जो है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, इसके अंतर्गत इन एडिशन टू पीडीपीएस यानी इसके अलावा फॉर ऑयल सीड स्टेट्स हैव द ऑप्शन टू रोल आउट पीपीएसएस। तो ये जो है स्कीम जो ये है ये स्टेट रोल आउट कर सकती है, मतलब स्टेट भी ऑयल खरीद सकती है।
ठीक है। ऑन अ पायलट बेसिस इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स APMCs ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्विंग ऑल पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो बस इतना ही आपको याद रखना है, ये 3 स्कीम का नाम याद रखिएगा, PM आशा के अंडर में ही आती है। ठीक है, ओके। देन आती है 5 नए डिस्ट्रिक्ट अभी ये लद्दाख में आए हैं, और अभी लद्दाख की जो एक डिमांड है 6 शेड्यूल में उसको रखने की, अभी उसको तो नहीं मिला है, लेकिन अभी लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। तो इससे पहले जो करेंटली 2 डिस्ट्रिक्ट थे वो याद रखिएगा, लेह और कारगिल था, और अभी जो 5 मिले हैं उसमें है जस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि लेह और कारगिल में ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं। ठीक है, AHDC जिसे कहेंगे हम लोग शॉर्ट में, AHDC, तो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स, तो ये वहाँ के जो भी डेवलपमेंट वर्क होता है उसको करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लद्दाख डिमांड ऑफ 6 शेड्यूल। तो 6 शेड्यूल के बारे में बात ज़रूर पड़ेगा कि वहाँ पे 6 शेड्यूल में रखने की बात की जा रही है, मतलब मांग की जा रही है। और वहाँ पे एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं लद्दाख के, सोनम वांगचुक। ठीक है, इन्होंने वहाँ पे 21 डे का फास्ट भी रखा था इसके लिए। ठीक है, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। तो और 6 शेड्यूल के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। 6 शेड्यूल क्या है, आर्टिकल 244 क्लॉज 2 में दिया हुआ है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स ट्राइबल पॉपुलेशन अलाउिंग फॉर क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, तो ADC बनता है 6 शेड्यूल के अंडर में, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो इनके पास कई बहुत सारी पावर होती हैं वहाँ के डेवलपमेंट कराने के लिए। ठीक है, और फंड्स भी इनके पास होते हैं, तो फंड्स को भी आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क करने के लिए। तो इसलिए 6 शेड्यूल की डिमांड होती है। तो वहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके लिए दी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैन फॉर्मुलेट लॉज रिलेटेड टू लैंड, एग्रीकल्चर एंड पब्लिक हेल्थ। तो ये काफ़ी पावरफुल बॉडी होती है, इसलिए उसकी डिमांड हो रही है। और देखिए ऑटोनॉमस अभी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, AMTM जैसे आपने याद रखा होगा, AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, ये 6 शेड्यूल में ये 4 स्टेट्स अभी इनके पास यहाँ पे हैं, मतलब 6 शेड्यूल यहाँ पे लागू है। ठीक है, एज पर 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर इज़ empowered टू डिटरमाइन द एरिया एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनॉमस रीजन। तो आपको याद रखना है ये गवर्नर के ऊपर होता है कि कौन से एरिया को मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह मानना है। ठीक है, तो ये आपको ये कुछ चीज़ें आपको 6 शेड्यूल के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, और इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे लद्दाख की पॉपुलेशन है 2.74 लाख करोड़, तो इतना आपको याद नहीं रखना है। और ये हाँ, ये याद रखिएगा कि लद्दाख अभी 2019 यानी अक्टूबर 31 में, जब जम्मू एंड कश्मीर से जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो जब हटा दिया गया था, तो लद्दाख को भी वहाँ पे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। देन नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट अलाउज फॉर सब क्लासिफिकेशन ऑफ SCs एंड ST। ठीक है, तो ये जो 7 जजेस की एक बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो SCs और ST हैं उनको भी आप सब क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन उनका भी कर सकते हैं। तो इसमें जो ये जो बेंच बैठी थी, ये इसको हेड कौन कर रहे थे, जस्टिस थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। और इन्होंने कहा था कि द स्टेट्स टू क्रिएट सब क्लासिफिकेशन विद इन SC एंड ST कैटेगरीज फॉर पर्पज ऑफ अकॉर्डिंग wider protections through fixed sub quotas to the most backward communities within these categories। ठीक है, तो SC और ST कैटेगरीज़ में भी कुछ ऐसे मतलब जो कैटेगरी है इसके अंदर भी कुछ लोग हैं जो कि मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में आते हैं, तो उनको अलग से फाइंड आउट करने के लिए, सब क्लासिफिकेशन करने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा है। और ये SC और ST दोनों में है। ठीक है, याद रखिएगा। और इससे पहले जो एक था मतलब EV चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था कि ऐसा नहीं करना है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC और ST जो लिस्ट है वो एक ह्यूमोजीनियस ग्रुप है दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो उसी को ओवर रूल करते हुए, ओवरटर्न मतलब उसको दोबारा नए उसको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बार ये कहा है कि नहीं, इस बार हम उसको कर सकते हैं, मतलब उसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक जस्टिस थे BR गवई, तो उन्होंने कहा था कि हम क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी इसमें ला सकते हैं, जैसे कि OBCs में है। ठीक है, OBCs में एक क्रीमी लेयर का भी कॉन्सेप्ट है, तो उस तरह से SC और ST में भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इसमें ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रीवियस स्पेशल सब कोटास फ्रेम्ड बाय। देखिए पहले कौन कौन से स्टेट कर चुके हैं, एक होता है पंजाब गवर्नमेंट ने इशू किया है नोटिफिकेशन, दे डिवाइडेड 25% SC रिजर्वेशन इनटू कैटेगरीज। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे तमिलनाडु ने भी किया है। ठीक है, तो आपको बस ऐसे ही याद रखना है कि ये केसेस कौन कौन से, जैसे यहाँ पे पंजाब में है किशन पाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, और यहाँ पे है अरुण धातियार कास्ट के लिए
विद इन द एससी कोटा इज अकॉर्डेड टू अरुण धातियार जो कास्ट है तमिलनाडु में, उसको 3% कोटा अलग से मिला है एससी कोटा में। ठीक है, एससी कोटा में भी 3% कोटा किसको कास्ट को मिला है? अरुण धातियार। तो आपको ये एग्जाम्पल्स याद रहेंगे तो मेंस में मोस्टली याद काम आएगा आपको। तो ये जो कमेटी बैठी है, कमेटी फॉर सब कैटेगराइजेशन, तो ये जो 5 मेंबर की कमेटी है और इसमें कौन कौन से लोग हैं? सेक्रेटरीज ऑफ होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। तो जितने भी सेक्रेटरीज़ हैं इन मिनिस्ट्रीज़ के, उनको इसमें रखा गया है। और इसमें मैंडेट क्या है? तो टू लुक एट द स्ट्रेटजीज़ लाइक स्पेशल इनिशिएटिव फोकसिंग एग्जिस्टिंग स्कीम्स टूवर्ड देम। ठीक है, इसकी कोई अभी डेडलाइन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ठीक है, तो ये है सेंटर की तरफ से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। नोटिफाइड द रूल्स रिक्वायर्ड टू ऑपरेशनलाइज द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024। ठीक है, तो ये नया पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट आया है और ये एंटी चीटिंग लॉ है जो कि फरवरी 2024 में इसको लागू किया गया था। इसके बारे में कुछ जान जाते हैं। इसको नोटिफाई किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन ने। ठीक है, इसको किया है to prevent the use of unfair means in public examination including appointing center coordinators, venue in charge और regional officers। ठीक है, तो ये सारे लोग उसमें रहेंगे। ठीक है, इसमें एक सेक्शन 2K है और ये सेक्शन 2K क्या डिफ़ाइन करता है? पब्लिक एग्जामिनेशन को डिफ़ाइन करता है एज एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी। ठीक है, तो इसमें मोस्टली पब्लिक एग्जामिनेशन को डिफ़ाइन कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें क्या है? द शेड्यूल लिस्ट 5 पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटीज़। तो इसमें ये पब्लिक एग्जामिनेशन की अथॉरिटी कौन कौन सी हैं? एक हो जाएगा आपका यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और एनटीए। तो ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटीज़ इसमें लिस्ट किए गए हैं। ठीक है, लिस्ट किए गए हैं इस शेड्यूल में। Section 3 of the Act list at least 15 actions that amount to using unfair means in public examination for monetary or wrongful gain। ठीक है, और इसमें कौन कौन से लीकेज और टैंपरिंग भी, इसमें आपको जो क्वेश्चन पेपर का जो टैंपरिंग की जाती है उसको फाड़ दिया जाता है या उसको चेंज कर दिया जाता है, वो सब चीज़ें इसमें भी इंक्लूडेड हैं। इसमें इम्प्रिजनमेंट देखिए होगी 3 साल से 5 साल की और फाइन भी लगेगा 10 लाख तक का। ठीक है, और ये सेक्शन 9 जिसका क्या कहता है? स्टेट द ऑल ऑफेंसेस शैल बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, बेल नहीं मिलेगी, और नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपको पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ एक्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, देन इनाग्रेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे, ठीक है, नए नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस में, जो कि राजगीर बिहार में है। और ये आपको इसके बारे में थोड़ा पता करना पड़ेगा कि गुप्ता जो एम्परर थे, कौन थे? गुप्ता एम्परर कुमार गुप्त ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, इन्होंने फाउंड किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को 427 CE में। ठीक है, और ये 600 साल तक ये चला था अंटिल 12th सेंचुरी। ठीक है, 12th सेंचुरी तक ये चला था। इट रूइंस वर डिस्कवर्ड, इसके जो रूइंस थे उसको कौन डिस्कवर्ड किया था? फ्रैंकिस बुचनन इन 1812। तो आपको ये याद रखना है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने डिस्कवर किया था? एंड आइडेंटिफाइड एज अ स्टीम नालंदा यूनिवर्सिटी बाय अलेक्जेंडर कनिंघम इन 1861। तो इसको रूइंस को डिस्कवर इन्होंने किया था और इसको आइडेंटिफाई किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। In September 2014, Nalanda University opened its door for the first batch of students, making historic moment after a gap of nearly 8 centuries। ठीक है, तो ये 2014 में इसको दोबारा से ओपन किया गया और एक नालंदा यूनिवर्सिटी बिल भी लाया गया था 2010 में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। द एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड एंड द यूनिवर्सिटीज़ वॉज ऑफिशियली इस्टेब्लिश्ड ऑन November 25, 2010। तो ये आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो जो नया कैंपस है उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? 455 एकड़ का है। ठीक है, इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो BV डोशी हैं और इसमें जो बिल्डिंग्स होगी वो नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस की टाइप की बिल्डिंग्स होंगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, देन कुछ आता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में समझ लेते हैं कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी, नालंदा जो है ये 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था, जो कि यूनेस्को इसको साइट को मतलब लिस्ट करता है। ठीक है, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है। तो यूनेस्कोज हेरिटेज साइट रिलेटेड टू बुद्धिज़्म कौन कौन सी हैं देख लेते हैं एक बार। तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड कौन कौन सी साइट है? तो एक तो हो गया आपका आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीर एट नालंदा।
देन बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, महाबोधि टेम्पल है जो कि बोध गया बिहार में है, अजंता केव्स हैं जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये सारी चीज़ें बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं, ठीक है, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। और बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ इंटेंजिबल हेरिटेज इन 2012। तो ये एक आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से बुद्धिज़्म की साइट है, ठीक है। नेक्स्ट लोकसभा का इलेक्शन हुआ था 2024 का, तो ये अभी आपको इसके बारे में कुछ याद रखना पड़ेगा। क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। द स्वेरिंग इन सेरेमनीज ऑल्सो विटनेस द इंडक्शन ऑफ 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, तो 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसमें ऐड किए गए हैं। देन इसमें टोटल ऑफ 7 वुमेन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कंप्राइजिंग 2 कैबिनेट मिनिस्टर एंड 5 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ठीक है, तो इसमें से 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं वुमेन्स। देन इसमें और क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, वो सब छोड़ दीजिए। देन इसमें आएगा ये नरेंद्र मोदी जी का 3rd टर्म था एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट टाइम हेडिंग अ कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कोएलिशन गवर्नमेंट में है, तेलुगु देशम पार्टी ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल ऑफ बिहार, ये इनके कोएलिशन में है। PM नरेंद्र मोदी इज़ ओनली द सेकेंड लीडर टू विन अ 3rd consecutive टर्म आफ्टर द कंट्रीज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर मतलब सेकेंड प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक थे, 1947 से 64 तक, ठीक है। इंदिरा गांधी जो थी वो 2 बार बनी थी। मनमोहन सिंह थे वो 2004 से 14 थे, 10 साल का इनका टेन्योर था। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में बने थे और फिर 1998 में बने थे। और नरेंद्र मोदी जी हैं अभी वो 2014 से अभी प्रेजेंटली हैं, ठीक है, तो ओनली द सेकेंड लीडर, ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे उनके कुछ जो अभी कैबिनेट बनी है उनकी जो कुछ पोर्टफोलियोज़ हैं तो एक बार देख लेते हैं जहाँ से जल्दी से। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे राजनाथ सिंह को डिफेंस मिनिस्टर हैं, अमित शाह जो हैं ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, गडकरी जी हैं, नितिन गडकरी ये मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हैं, JP नड्डा हैं मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं। तो एक बार ये लिस्ट देखते चली जाइएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मतलब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। देन इसमें आगे देख लेते हैं कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शन साथ में हुए थे इसी में। तो इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम। तो ये आपको 4 स्टेट का नाम याद रखना है। 4 स्टेट हैं जिनका साथ में इलेक्शन हुआ था। देखिए देन इसमें लिखा हुआ है इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल द इलेक्शंस वर हेल्ड इन ऑल 7 फेजेस। तो ये 7 फेजेस में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो जो इलेक्शन अभी मतलब जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये 7 फेजेस में हुए हैं यहाँ पे, यानी कुछ डिस्ट्रिक्ट पहले में कुछ डिस्ट्रिक्ट बाद में, इस टाइप से कुछ पूरे 7 फेजेस में हुए हैं, ठीक है। देन इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैं देख लेता हूँ, कुछ है इम्पॉर्टेंट। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवर पार्टिसिपेशन बाय वुमेन वोटर्स हैं, कितने थे, 642 मिलियन वोटर्स पार्टिसिपेट किए थे इलेक्शन एंड 312 ऑफ देम वर वुमेन, ठीक है। तो ये 642 मिलियन वोटर्स प्रेजेंट थे, मतलब पार्टिसिपेट किए थे, और उसमें से 312 मिलियन 12 मिलियन यानी ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा कम वुमेन थी, ठीक है। देर आवर अबाउट 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम यूज़र, ठीक है, फर्स्ट टाइम यूज़र भी थे। शॉम्पेन ट्राइब ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड कास्टेड देयर वोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जनरल इलेक्शन। तो शॉम्पेन ट्राइब कहाँ की है ये भी याद रखिएगा, ये है ग्रेट निकोबार आइलैंड की, ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम किया है। इसके अलावा इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो मैं देख लेता हूँ जल्दी से, अगर आप कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। देखिए इलेक्शन का रिज़ल्ट है, इलेक्शन का रिज़ल्ट के बारे में क्या है कि सबसे जो मेजर पार्टीज़ हैं इसमें कौन कौन सी हैं, जो पार्टी टोटल सीट जीती हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी को 240 मिला था, INC को 99 मिला था और समाजवादी पार्टी को 37 मिला था, ठीक है। बस आपको ये तीन ही याद रखने हैं और इससे ज़्यादा आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देन और भी कुछ देख लेता हूँ अगर मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो। देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है लेकिन आपको सब नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम में इतना नहीं पूछा जाएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा जैसे कुछ वुमेन से रिलेटेड होगा अगर तो वो आ सकता है, और कुछ डेटा अगर होगा तो वो आ सकता है, ठीक है। इंडिया ब्लॉक जो था उसमें आपको बस इतना ही याद रखना है कि इंडिया जो ब्लॉक है, कांग्रेस लेड जो इंडिया ब्लॉक है उसमें उसने
234 सीट रखी थी, और जो आईएनसी मतलब 234 सीट उसको मिली थी, और उसमें जो आईएनसी है यानी नेशनल कांग्रेस जो है उसको 99 सीट्स मिली थी, ठीक है। देन इसके अलावा और देख लेते हैं, अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ते चले जाइएगा। इसके बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो इसमें कवर मैंने कर ली है जितनी भी थी। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन जो कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, उड़ीसा और सिक्किम में हुए थे। तो इसमें आपको बस ये याद रखनी है कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी थी। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में 175, अरुणाचल में 60, उड़ीसा में 147 और सिक्किम में 32 सीट्स, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है। वहाँ के तेलुगु देशम पार्टी ने तो नारा चंद्रबाबू, जो चंद्रबाबू नायडू हैं, इनको वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, और ये फॉर द फोर्थ टाइम। और वहाँ के जो गवर्नर हैं एस अब्दुल नज़ीर, ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखना है। देन ओडिशा में ट्राइबल लीडर मोहन चरण मांझी, ये इनको एज अ फर्स्ट टाइम बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा ये बने हैं मोहन चरण मांझी, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? केओंझर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उड़ीसा में। इसके अलावा सिक्किम में देख लेते हैं। सिक्किम में है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सुप्रीमो प्रेम सिंह तमांग, इन्होंने चीफ मिनिस्टर बने हैं वहाँ के। और वहाँ के जो गवर्नर हैं सिक्किम के कौन थे? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। देन हम लोग आ जाते हैं इधर अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में प्रेमा खांडू जो हैं ये चीफ मिनिस्टर बने थे, आपको याद रखना है। और जी बस इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे 5 स्टेट्स में 2023 में इलेक्शन हुआ था। तो इसमें कौन से 5 इलेक्शंस हैं, मतलब स्टेट्स हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिज़ोरम। तो इसमें आपको बस ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कितने सीट्स में हुआ था? 230 सीट्स पे हुआ था। राजस्थान में कितने सीट्स पे हुआ था? 200 सीट्स पे हुआ था। तो सीट आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना। छत्तीसगढ़ में कितनी सीट्स पे हुआ था? 90 सीट्स पे। और मिज़ोरम में 40 सीट्स पे ये हुआ था, ठीक है। और तेलंगाना में कितनी सीट्स पे हुआ था? 119 सीट पे, ठीक है। इसके अलावा आपको वहाँ पे कौन सीएम बने हैं वो सब आप क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रेलवे एक्सीडेंट एंड कवच सिस्टम, ठीक है। इसमें जो कवच एक टेक्नोलॉजी है जिससे जो ये एक इंडिजिनियसली बिल्ट टेक्नोलॉजी है, पहली बात तो आपको याद रखना है, मतलब ये इंडिया में ही बनाई गई है। और इस डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, ठीक है, बाई रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो RDSO ने इसको बनाया है। और यहाँ पे बी राजाराम क्रेडिट विद डेवलपिंग द स्काई बस मेट्रो स्टेशन प्लेड अ की रोल इन कवच डेवलपमेंट। तो ये बी राजाराम उसमें इन्वॉल्व थे। आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो क्या होता है, इट एक्टिवेट्स द ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली इफ़ द ड्राइवर फेल्स टू कंट्रोल द ट्रेन एज पर द स्पीड रिस्ट्रिक्शन। तो अगर ट्रेन की जो स्पीड होगी वो अगर एक लिमिट से बाहर जाने लगेगी तो ट्रेन जो होगी वो ऑटोमेटिकली ही ब्रेक लगा लेगी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इट एम्स टू कवर अराउंड 6000 किलोमीटर्स बाय 2025। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग की रूट्स लाइक दिल्ली मुंबई एंड दिल्ली हावड़ा। तो इसमें आपको ये याद रखना है कितने किलोमीटर में इसको करना है? 6000 किलोमीटर में करना है। कब तक? 2025 तक। तो ये डेटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग द पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 2023। देखिए, पोस्ट ऑफिस एक एक्ट आया है, इसी कुछ की हाईलाइट समझ लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है, नोटेबली सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट अलाउज द सेंटर टू बाय नोटिफिकेशन एम्पावर एनी ऑफिसर टू इंटरसेप्ट, ओपन और डिटेन एनी आइटम इन द इंटरेस्ट ऑफ। अगर मान लीजिए कि अगर कोई स्टेट सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई मामला है और उसमें अगर आपका कोई पोस्ट है जिसको ओपन करने का अथॉरिटी गवर्नमेंट के इस ऑफिसर को एम्पावर करती है ये एक्ट, ठीक है। स्टेट सिक्योरिटी की अगर बात हो या फिर कोई फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स हो, पब्लिक ऑर्डर की बात हो, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अदर लॉज, ठीक है। या फिर दिस प्रोविजन ऑल्सो अलाउज द पोस्ट ऑफिसर्स टू हैंड ओवर द पोस्टल आइटम टू कस्टम अथॉरिटीज़ इफ दे आर सस्पेक्टेड टू कंटेन एनी प्रोहिबिटेड आइटम, ठीक है। The recently passed act grants the Directorate General of the Postal Services the authority to make regulations pertaining to। तो इसमें जो DG होगा, DG of the Postal Service, उसके पास ये अथॉरिटी रहेगी to make the regulation pertaining to activities essential for offering various additional services।
तो आपको बस इतना याद रखना है कि डीजी के पास में काफ़ी पावर दी गई है, दैट्स इट। और इस पर जो ओरिजिनल एक्ट था वो 1898 का था, ठीक है। द एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम रेगुलेट्स प्राइवेट कोरियर सर्विसेज बाय ब्रिंगिंग इट अंडर इट्स एम्बिट। तो इसमें आप प्राइवेट कोरियर जो सर्विसेज हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लू डार्ट होती है, ठीक है, ब्लू डार्ट भी होती है, और भी जितने भी प्राइवेट सर्विसेज हैं, इनको भी अब इस मतलब इस एक्ट के अंडर में ला दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। देन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन ईवीएम वीवीपैट। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं रखनी है, क्योंकि ये हर साल मतलब इलेक्शन के पहले ये होता ही रहता है। हालांकि इसमें क्या कहा गया है वह देख लेते हैं। सेवरल पिटिशंस हैव फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट टू चैलेंज द सैंक्टिटी ऑफ। तो जो ईवीएम होता है उसकी जो सैंक्टिटी होता है उसको चैलेंज किया जाता है बार बार, उनसे कहा जाता है कि भाई गलत तरीके से इसमें वोटिंग होती है, ठीक है। तो ये हर साल ही होता है, तो आप इसको आप छोड़ सकते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए नहीं है। तो राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, ठीक है। तो राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार रिकॉग्नाइज़ किया है द राइट अगेंस्ट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और इसको रखा गया है राइट टू लाइफ के अंडर में और आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी के अंडर में। तो ये आपको दोनों एक्ट का पता होना चाहिए कि ये जो क्लाइमेट चेंज से जो प्रोटेक्शन का जो राइट है, ये किस दो एक्ट के अंडर में आपको मिला है। ये मिला है 21 और 14 में। और इसमें जो DY चंद्रचूड़ और जज PD पारदीवाला और मनोज मिश्रा, ठीक है, इनकी ही अध्यक्षता में ही बैठा था। इसमें उन्होंने क्या क्या स्टेट किया है। कोर्ट स्टेटेड दैट द राइट टू हेल्थ विच इज़ अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इज़ इम्पैक्टेड ड्यू टू फैक्टर्स जैसे कि एयर पोल्यूशन या वेक्टर बॉर्न डिजीजेज, राइजिंग टेम्परेचर, ड्रॉट, शॉर्टेजेस इन फूड सप्लाईज या क्रॉप फेलियर, स्टॉर्म एंड फ्लडिंग। तो इन सब वजह से जो आपका राइट टू हेल्थ है वो वायलेट होता है, ठीक है। और जो राइट टू हेल्थ है ये भी किसके अंडर में आता है, राइट अंडर आर्टिकल 21, ओके। देन इनएबिलिटी ऑफ द अनडिजर्व कम्युनिटीज़ टू अडेप्ट क्लाइमेट चेंज। और इसमें याद रखिएगा कि ये जो राइट ये है आर्टिकल 48A में भी आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 48 जो कि DPSPs में आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, तो उसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात हुई है। और आर्टिकल 51G विच प्रमोट्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इम्प्लिसिटली गारंटी अ राइट टू बी सेफ गार्ड फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो आपको ये दोनों एक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। देन यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पे पंचमित्र के बारे में 5 प्लेज पॉइंट लिखे हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि इसमें है डेटा। क्या है इसमें, अचीविंग अ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट्स। तो 500 गीगावाट का कैपेसिटी हमें नॉन फॉसिल फ्यूल से करना है, कब तक, बाय 2030। देन अगेन सोर्सिंग 50% ऑफ इट्स टोटल एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, यानी 50% जो होना चाहिए वो रिन्यूएबल एनर्जी से होना चाहिए। और ये कब तक करना है, 2030। रिड्यूसिंग द कंट्रीज टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स बाय 2030। तो 1 बिलियन टन तक आपको कार्बन एमिशन कम करना है और ये भी 2030। तो ये आपको ये ईयर याद रखना है, 2030। डिक्रीजिंग द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी बाई कितना परसेंट, 45% याद रखिएगा, बाई 2030। और ये किस लेवल से देखा जाएगा, 2005 के लेवल से देखा जाएगा। और नेट ज़ीरो का जो हमारा एमिशन का जो टारगेट है वो है 2070, ठीक है, 2070। तो सारे बाकी चीज़ें 2030 हैं और ये जो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का जो टारगेट है वो है 2070 का। और यही है आपका पंच मित्र यानी 5 पॉइंट प्लेज। देन नेक्स्ट आता है सेंटर नोटिफाइज द रूल्स फॉर CAA इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो CAA इम्प्लीमेंटेशन क्या है, आपको पता होगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में और उसका जो रूल्स आया है वो अब आया है, ठीक है। तो आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में कुछ आपको जानकारी मतलब रूल्स के बारे में इसमें कुछ बताया गया है। देखिए पार्लियामेंट ने पास किया है 2019 में, ये पास किया था और इसको अमेंड किसको किया था, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को अमेंड किया था। इसमें दिया हुआ है पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़। तो ये कम्युनिटीज़ हो गई जो कि कहाँ पे रहते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो ये 3 कंट्रीज़ में ये जो कम्युनिटीज़ हैं अगर ये वहाँ पे रहते हैं
और ये इंडिया में आते हैं बिफोर December 31st 2014 एंड whom the central government has exempted under the Passport Act of 1920, जिनको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है, और फॉरेनर्स एक्ट 90 वर नॉट टू बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट्स। तो अगर ये लोग, मतलब ये कम्युनिटी के लोग अगर इन देशों से इंडिया में आते हैं तो उनको इलीगल माइग्रेंट्स नहीं कहा जाएगा। डेट क्या है? December 31st 2014। ठीक है, तो यही चीज़ आपका CA में दिया था। इसमें आपको याद रखना है कि इसमें मुस्लिम कम्युनिटीज़ को नहीं ऐड किया गया है। ठीक है, और यही इसका कंटेशियस पॉइंट था, इसी के लिए काफ़ी इसमें मतलब इसका विरोध किया जा रहा था। The CA presumes that the member of these communities who entered faced religious persecution in these countries। तो इसका जो मेन वो था, मतलब किस उस पे लॉजिक पे किया गया था कि वहाँ पे जो ये कम्युनिटीज़ रहती हैं उनको रिलीजियस परसिक्यूशन फेस करना पड़ता है। और ये एक्ट कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा? तो इसमें द एक्ट विल नॉट अप्लाई टू एरियाज़ कवर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। 6 शेड्यूल में ये कवर नहीं होगा, जिसमें और विच डील्स विथ ऑटोनॉमस ट्राइबल डोमिनेटेड AMTM, जो मैंने आपको बताया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो यहाँ पे ये 6 शेड्यूल जो स्टेट्स हैं यहाँ पे ये लागू नहीं होंगे। एडिशनली द एक्ट विल ऑल्सो नॉट अप्लाई टू स्टेट्स दैट हैव अ इनर लाइन परमिट। तो जहाँ पे इनर लाइन परमिट रिजीम होता है, जैसे कि अरुणाचल, नागालैंड और मिज़ोरम, तो यहाँ पे भी ये अप्लाई नहीं होगा। द लॉ ऑल्सो हैज़ अ कट द पीरियड ऑफ सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन फ्रॉम 11 ईयर्स टू 5 ईयर्स। ठीक है, तो अगर आप 5 साल जो कर दिया गया है, 11 साल था पहले अगर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन होता है, तो पहले 11 साल था उसका टाइम पीरियड, अब उसको 5 साल ही कर दिया गया है। ठीक है, तो ये स्टैटिक का पार्ट है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। ये सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन एंड सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। तो चंडीगढ़ में एक मेयर का इलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो उसमें कुछ डिस्प्यूट हुआ था, तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन आता है यूनेस्कोस का टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट साइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं देख लेते हैं। तो इसमें देखिए 6 नए साइट्स हैं फ्रॉम मध्य प्रदेश। ठीक है, ये टेंटेटिव लिस्ट है, मतलब अभी तक इसको किया नहीं गया है। तो इसमें मध्य प्रदेश के 6 लिस्ट को इसमें रखा गया है। इसमें ग्वालियर फोर्ट आता है, धमनार केव्स आता है, भोजेश्वर महादेव टेम्पल आता है भोजपुर, देन रॉक साइट ऑफ चंबल वैली, खूनी भंडारा बुरहानपुर, और गोंड मॉन्यूमेंट्स मंडला। ठीक है, तो ये अभी बस टेंटेटिव लिस्ट में है, तो ये भी अभी मतलब बने तो नहीं है। अगर जब बन जाएंगे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन आप बस नाम याद आप पता रहना चाहिए आपको कि ये कहाँ पे हैं। ठीक है, देन जो हेरिटेज साइट अभी इंडिया में करेंटली कितने हैं? 42। ठीक, और एक आगे भी हम लोग देखेंगे कि एक नया वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसमें अभी ऐड हुआ है इंडिया में, तो वो अभी आगे इसमें आएगा। तो अभी जैसे 42 इसमें दिया हुआ है, तो अभी एक और ऐड होकर के 43 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? 34 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल है, और एक खानचेंजोंगा नेशनल पार्क है जो कि मिक्स टाइप का है। और इसमें 6th मोस्ट साइट इंडिया जो है, ये 6th मोस्ट साइट बन जाता है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पे हैं? इटली में है। ठीक है, द फर्स्ट साइट टू बी लिस्टेड कौन सा था? जो फर्स्ट साइट था, अजंता, इलोरा केव्स, आगरा फोर्ट और ताजमहल। तो ये पहले साइट्स थे जो इनको लिस्ट किया गया था, और ये 1983 में किए गए थे। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है मोस्ट रिसेंट साइट लिस्टेड वो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल एंड 41, और द सेक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ होयसला। ठीक है, ये 43rd। तो अभी जो 43rd जो है, मैं अभी यहीं बता दे रहा हूँ, 43rd है, ये है असम का, जो असम के एक साइट है मोयदम करके, मोयदम। ठीक है, तो वो इसमें अभी ऐड किया गया है, तो उसको हम लोग अभी लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो लेटेस्ट हो जाएगा, वो मोस्ट रिसेंट हो जाएगा। देन आता है भारत रत्न अवार्ड 2024। इसको ज़रा देख लेते हैं, भारत रत्न अवार्ड किसको किसको मिला है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, भारत रत्न अवार्ड विल बी कॉन्फर्ड टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव जी को मिलेगा, और चौधरी चरण सिंह को मिलेगा, और इसके अलावा MS स्वामीनाथन जी को मिलेगा। ठीक है, ये सारे पोस्ट थॉमसली हैं, यानी इन सबको मिलेगा मतलब आफ्टर देयर डेथ के बाद। इसके बाद जो आ जाते हैं, एक हैं कर्पूरी ठाकुर, और एक
कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, और इसके अलावा एक हैं LK आडवाणी जी, ठीक है। यस, और आप थोड़ा सा इसमें MS स्वामीनाथन जी के बारे में जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये की आर्किटेक्ट थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। ही वॉज बॉर्न इन 1925, ठीक है, ये हो गया। देन इन्होंने ही डेवलप किया था हाई यील्डिंग सीड्स यानी वीट और राइस वैरायटी विथ नॉर्मन बोरलो। तो नॉर्मन जो बोरलो थे उन्होंने ही मतलब उनके साथ इन्होंने कराया था।